गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारी दूसरी कविता है पतंग आलोक धनवा जी द्वारा रचित, इस कविता का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। पतंग नामक कविता जो है वह आलोक धनवा जी द्वारा रचित दुनिया रोज बनती है नामक संग्रह से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही अच्छी कविता है। सो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। पुनरावृत्ति। कविता का नाम है पतंग और जो रचयिता है इनका नाम है आलोक धनवा जी। यह कविता की लाइन है जो आपकी बुक में दी हुई है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। तो ये पूरी जो कविता की लाइन है ये हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ में कि यह कविता कहाँ से ली गई है, इसके रचयिता का क्या नाम है। तो प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पतंग शीर्षक नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता विद्वान कवि शिरोमणि आलोक धनवा जी हैं। आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि यह जो कविता है वह आलोक धनवा जी द्वारा रचित दुनिया रोज बनती है से ली गई है। ठीक है। अगला प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति में हुए परिवर्तनों से प्रकृति के सौंदर्य तथा बालकों को प्रकृति द्वारा पतंग उड़ाने के लिए निमंत्रण का यहाँ विचार किया गया है। यह जो है ये पहले स्टेज है, जो आपका पहला काव्यखंड है उसका जो है ये प्रसंग है। ये जैसे जैसे आप दूसरा उठाएंगे पढ़ेंगे तो उसका प्रसंग जो है वो बदलता चला जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्याख्या भी हम पढ़ेंगे, काव्यगत सौंदर्य आप बाद में देख लेंगे। चलिए आइए तो हम देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। आलोक धनवा जी ने एक प्रकृति का बहुत ही मनमोहक रूप जो है हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत किया है। कवि हमें बताते हैं क्या कि सबसे तेज बौछारे गई। इस समय देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है, सावन भादो। तो फिर इस मौसम में क्या होता है, मूसलाधार बारिश होती है, घनघोर वर्षा होती है, आकाश में काले काले बादल जो होते हैं वो छाए हुए होते हैं। तो ऐसे समय में आनंद तो आता है, लेकिन आनंद के साथ साथ घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे इस मौसम में परिवर्तन होता है। जो है आपका सावन का महीना बीता, भादो का महीना बीता, ऐसे करते करते शरद ऋतु का आगमन जो होता है, जब ठंडी ठंडी हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगे तो शरद ऋतु का जब होता है वो आगमन हो जाता है। तो शरद ऋतु में आगमन में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वह परिवर्तन किन किन लोगों के लिए बड़े ही लुभावने होते हैं, कितना ही आकर्षक या मनमोहक रूप होता है, इसका वर्णन जो है इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। सबसे से पहले जो भादो का महीना था वो चला गया, मतलब ऋतु परिवर्तन हो गया। अब ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में क्या, पहले आकाश में काले काले बादल लगे छाए हुए रहते थे, जो है मूसलाधार बारिश होती थी, तेज बौछारें होती थी। तो धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया कि शरद ऋतु का आगमन हो गया और जो भाद्रपद का महीना था यानी भादो का महीना था, उस महीने का अवसान हो गया, समाप्त हो गया। तो भादो का आगमन कैसे हुआ कि जब भादो का आगमन हुआ तो परिवर्तन क्या हुआ, आकाश साफ और स्वच्छ हो गया। सूर्य की रोशनी जो हमें कभी कभार दिखती थी, उस सूर्य की रोशनी जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आकाश मुलायम और निर्मल हो गया। सभी दृश्य जो है परिलक्षित होने लगे। जो आसपास का जो वातावरण था, चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती थी। तो वो सब दृश्य जो है कवि को बड़े ही आकर्षित करते हैं। कवि के साथ साथ यह दृश्य जो है बच्चों को भी अपनी ओर खींचने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। सवेरा हुआ, सवेरा कैसे हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उपमा अलंकार दी गई है कि शरद ऋतु में सवेरा इस प्रकार होता है जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें हों, सुर्ख लाल।
खरगोश की जिस प्रकार लाल लाल आंखें होती हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में जब सूर्य की रोशनी, जब सूर्य की किरणें दिखती हैं, तो सूर्य की किरणों को कवि ने साम्यता दी है किससे? खरगोश की लाल लाल आंखों से। तो खरगोश की लाल लाल आंखें जो होती हैं, शरद ऋतु में सूर्य की किरणें हैं, जो देखने में बड़ी ही चित्ताकर्षक लगती हैं, बड़ी ही आकर्षक लगती हैं। वह रूप जो है बड़ा ही मनमोहक लगता है। आप स्वतः महसूस करिए, जब मौसम बरसात का होता है और फिर उसके बाद जो अगली सुबह होती है, तो कितना जो होता है वो मन को आनंदित करता है। तो इसमें उपमा दी गई है खरगोश की लाल आंखों जैसे। लाल सवेरा, आकाश में लालिमा छा गई। शरद ऋतु, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का इसमें मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण मतलब मानव के समान बताया गया है कि जिस प्रकार जो शरद ऋतु, ऐसा लग रहा है शरद ऋतु जो एक डाकिये की भांति, डाकिया मानी पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की भांति जो है वह पुलों को पार करते। पुल मतलब कि एक रास्ता जो है, एक दूरी। भाद्रपद का महीना था और इधर शरद का महीना था, तो उस पुल, उस समय का जो अंतराल है, उसको पुल के रूप में कवि ने बताया कि उस पुल को पार करते हुए डाकिया जो है, मौसम जो है, वो पुल को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। यानी ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, समय जो है बदल रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और क्या है, बड़े ही आकर्षक रूप के साथ, बड़े ही जोश खरोश के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ शरद ऋतु जो है वो अपनी चमकीली नई नई साइकिल को लेकर के आ रहा है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, समझिए, यह मानवीकरण है। यहाँ पे कोई साइकिल नहीं चला रहा है, ऐसा नहीं कि कोई साइकिल चला रहा हो, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, आकाश मंडल जो साफ हो रहा है और सूर्य की रोशनी जो हमें दिखाई दे रही है, और ऋतु किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, इसको कवि ने मानवीकरण किया है कि ऐसा लगता है जैसे कोई लड़का हो और बहुत ही उत्साहित हो, उसकी नई नई साइकिल उसको मिली हो, तो कितने उत्साह के साथ उसको साइकिल चलाने के लिए वो कितना एक्साइटेड रहता है, और लोगों को दिखाने के लिए कैसे कैसे कि हर गली से होकर के गुजरता है कि लोग देखें और उसका आनंद उठाएं। तो उसी प्रकार वो अपनी चमकीली हुई साइकिल को चलाते हुए, तेज गति से चलाते हुए, यानी प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत ही तेज गति से हो रहा है, तो तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, बार बार घंटी बजाता है, जोर जोर से घंटी बजाता है, ताकि लोगों का ध्यान क्या हो, आकर्षित हो सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और अपने आकाश में परिवर्तन हो रहा है, इन परिवर्तनों को देख करके लोगों को निमंत्रण दे रहा है। यह डाकिया जो है, शरद ऋतु रूपी डाकिया जो है, वो निमंत्रण दे रहा है कि आइए, हमने आपके लिए एक अनुरूप माहौल जो है तैयार किया है, आप आइए और इसका आनंद उठाइए। चमकीले इशारे से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड माने एक समूह को, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं वो ताक में रहते हैं, इसी ध्यान में रहते हैं कि कैसे ऋतु परिवर्तन हो, कैसे अच्छा माहौल आए, कैसे अच्छा मौसम आए, और हम पतंग उड़ाने के लिए अपने छतों पर जाएं और हमें किसी प्रकार से कोई भी डांट ना पड़े। तो उनके लिए एक एप्रोप्रिएट, एक उपयुक्त माहौल बन चुका है। इसको देख करके जो है कवि भी उत्साहित है और उसके साथ साथ बच्चे भी उतने दुगने ही उत्साह के साथ लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार जो है यह पहला पद है, इस पहले पद की जो इस प्रकार व्याख्या आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष में आप लिख देंगे कि शरद ऋतु में प्रकृति परिवर्तन का आकर्षक चित्र खींचा गया है। ध्यान दीजिएगा, केवल यही दो भाव पक्ष नहीं, इसके अलावा आप अपने शब्द से इसको हटा के इसके स्थान पर रिप्लेस करके कोई और भी जो काव्यगत सौंदर्य भाव पक्ष में आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट है, इससे कोई चेंज आप नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा है। नेक्स्ट, पतंग की बनावट से मैं बच्चों के शरीर में जो लचीलापन और क्रियाशीलता तथा नम्रता का वर्णन किया, ये जब हम दूसरा पढ़ेंगे पैराग्राफ तब उसमें पढ़ेंगे। ये जो है निराशा के बाद आशा की किरणों का वर्णन किया गया, ये हमने पूरी कविता का लिखा हुआ है, तो आप इसमें से जैसा पढ़ेंगे जो पद उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, इसमें आप लिख लेंगे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होगी आप वहाँ पे अनुप्रास अलंकार लिख देंगे। शरद आया पुलों को पार करते हुए, साइकिल जोर जोर से बजाते हुए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यह जो है मानवीकरण अलंकार है। ठीक है,
तो हमारे सामने कविता में कवि ने कई प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। दृश्य बिंब जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे क्या आकाश निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, तो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दृश्य बिंब हो जाएगा। घंटी जोर जोर से बजाते हुए, तो यह क्या हो गया, श्रव्य, हम सुन रहे हैं, घंटी की आवाज हमको दिखाई नहीं दी, घंटी की आवाज हम सुन रहे, तो यह श्रव्य बिंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया, श्रव्य बिंब का, स्पर्श बिंब का भी प्रयोग किया गया। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग करके कविता को बहुत ही आकर्षक जो है कवि ने बनाने का प्रयास किया है। तो आइए हम देखते हैं अगला। कला पक्ष में भाषा सरल है, सहज है, प्रभाव में तथा प्रवाह में, दोनों बात, दो अलग अलग बातें, प्रभाव में भी होता है, प्रवाह में, ये दोनों भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्रकृति का आलंबन बना के, प्रकृति को आधार बना करके कविता का जो है आकर्षक रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। आइए देखते हैं आगे। चमकीले इशारे से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम, मुलायम कैसे स्पर्श करेंगे, कैसे जानेंगे कि मुलायम है कोई चीज, जब हम उसको स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। पतंग उड़ाने के लिए आकाश में एकदम शरद ऋतु ने एप्रोप्रिएट, एक उपयुक्त माहौल जो है वो तैयार कर दिया है। आकाश मंडल पूरी तरह से स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, पतंग को आसानी से पतंग जो है ऊंचाई को छू सकता है, तो उसके लिए एक उपयुक्त माहौल बनाया गया है। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, ऐसा आकाश मंडल का माहौल बना हुआ है, ऐसा जो है रूप बना हुआ है कि जिससे पतंग आसानी से उड़ सके। पतंग की विशेषता का भी इस पद में कवि ने वर्णन किया है कि सबसे हल्की होने के कारण आकाश की गतिशीलता को छू सकती है। जब तक हम हल्के नहीं होंगे, हल्के इन द सेंस मतलब कि हमारा जो विचार, हमारी जो भावनाएं, हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। जब हम अपने ऐठन में होंगे, आपने देखा सूखा पेड़ जो होता है वो कभी झुकता नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, विनम्र होना है। जब हम विनम्र होंगे तो हम आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। तो उसी संदर्भ में कह रहे सबसे हल्की चीज आकाश में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी ये जो पतंग है उसकी विशेषता का कवि ने वर्णन किया है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, जो ऐसे आप देखते हुए एरो जैसा बना होता है पतंग, उसके विषय में बात कर रहे हैं। कि शुरू हो सके सींचियों, खिलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आकाश मंडल इतना स्वच्छ है, इसमें पतंग आसानी से हल्के होने के कारण सहजता से आकाश में उड़ रहा है। इसके साथ साथ इस पतंग को देखकर, इस उपयुक्त माहौल को देखकर बच्चे भी दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और तितली भी उन पतंग आकाश में विचरण करते, आकाश में उड़ते हुए पतंग को देखकर तितलियां भी उत्साहित हैं। तितलियां भी उनको टक्कर देने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए आकाश में वो भी उड़ रही हैं। एक प्रकार से एक कल्पना के माध्यम से कवि ने एक कल्पनाशील एक दुनिया का सृजन कर दिया कि जहाँ सब कुछ भूल करके, हर गम, हर समस्या, हर परेशानी भूल करके सभी पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं, और यह दुनिया एक अलग सी दुनिया है, एक कल्पना की दुनिया है, इसको कवि ने सृष्टि की है। तो आप इसमें लिख देंगे कि शरद ऋतु में बसंत का समय इतना स्वच्छ एवं कोमल होता है कि सिर्फ पतंग उड़ाने तथा आनंद का अनुभव का एहसास होता है। इसमें पतंग की बनावट, यानी जो पतंग की विशेषता है, क्या हल्की है, उसकी कमानी कैसी है, हल्का कागज का प्रयोग किया गया, ये सारी चीजें इसके माध्यम से। उसके साथ साथ बच्चों का शरीर कितना नाजुक होता है, कितना लचीलापन होता है, कि वह पतंग उड़ाने के लिए कितने उत्साहित होते हैं, उनकी क्रियाएं कैसी होती, नम्रता कैसी, ये सारी बातें। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और पतंग की बनावट को कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ प्रभावमयी शैली का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन? बच्चे। जो बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनका शरीर जो उसी प्रकार लचीला होता है, जिसको जिस रूप में ढाल दीजिए उसी रूप में बन जाता है। तो बच्चों का शरीर जो था बहुत ही कोमल होता है, बड़ा ही नाजुक होता है। तो नाजुक मतलब लचीलापन होता है। जैसे कोई भी चीज आप देखेंगे जब सीधी होती है, कड़क होती है, तो आप उसको तोड़ेंगे तो आप वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब उसमें लचीलापन होता है तो आप तार देखते कितना भी मोड़ी, कितना भी तोड़िए, वो टूटने वाला नहीं है। उसी तरह बच्चों का जो शरीर होता है, बच्चों के शरीर की
बताई कि विशेषता बताते बताते कि उनका शरीर कितना लोच होता है, उसमें कितनी कोमलता उसमें विद्यमान होती है। और उतने ही उत्साह, इसमें उपमा दी गई कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का क्या काम करेंगे वो? कपास इन द सेंस कि अपने जन्म के साथ ही उनका शरीर इतना कोमल होता है, इतना मुलायम, जिसका रुई बनता है कपास, उसी प्रकार उनका शरीर होता है। कपास की बात, रुई को कितना भी ऊंचे ऊपर से फेंके उसको चोट कभी नहीं लगती, इसी प्रकार उनका शरीर होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब पतंग उड़ाते हुए बच्चे आकाश मंडल में उत्साहित होकर के पतंग उड़ाते रहते और छतों पर इस किनारे से उस किनारे दौड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी उनके बेचैन पैरों को स्पर्श करने के लिए क्या उत्सुक हो। पृथ्वी चाहती हो उनके बेचैन पैरों को छू लेना। बेचैन मतलब कभी इधर भागना कभी उधर भागना, उनके कदमों में एक कदम ताल में एक प्रकार की बेचैनी जो है वो दिखती है। तो देखते हुए ऐसा लगता है कि बच्चे दौड़ते हुए पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक तो है ही, ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी दुगने उत्साह के उन बच्चों के नन्हे कदमों को स्पर्श करना चाहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बिना किसी सुध बुध के, सुध बुध खो करके जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए आकाश की ऊंचाइयों अगर आकाश की ऊंचाइयों में अपने पतंग को उड़ाते हुए देखते हैं तो देखने में बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रतीत होता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, और वो कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, कितनी भी धूप हो, लेकिन उनके जब पदचाप पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो गर्मी की वजह से जो तप्त फर्श है वो अत्यधिक नरम और मुलायम हो गया है, उनको शीतलता मिल रही है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशा जब वो चलते हैं नन्हे नन्हे कदम एक साथ कदम ताल करके चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में मृदंग की धुन, जो वाद्य यंत्र जो है वो बज रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकृति का मानवीकरण जो है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण जो है कवि ने किया है। दिशा, उनके पद, उनके शरीर को कोमल बताया किसके? कपास की भांति। उनका शरीर इतना क्रियाशील होता है और इतने उत्साहित होते हैं कि ऐसा लगता है, उनकी बेचैनी को देख करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके पैरों को स्पर्श करना चाहती है। और जब वो नन्हे कदमों को छत पे डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चिलचिलाती धूप में भी वो फर्श जो है उनके लिए अत्यधिक कोमल और मुलायम हो। और उनके पदचापों से जो उठने वाली जो आवाज़ है वो आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे चारों दिशाओं में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र यानी मृदंग जो है बज रहा हो। जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जब वो पतंग उड़ाते हुए, पतंग उड़ाने में जब वो बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो ऐसे इस प्रकार वो जैसे जैसे आकाश में पतंग गति करती है उसी प्रकार उनके शरीर का लचीलापन, उसी प्रकार का उनका वेग होता है। वेग माने गति होती है। देख करके ऐसा लगता है जैसे कि मानो एक हवा का झोंका चल रहा हो और वो हवा का झोंका उनको नियंत्रित करते हुए चल रहा हो। जिस प्रकार हवा का झोंका चलते तो डालियां हिलती रहती हैं ऊपर नीचे, उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी जो है वो पतंग के द्वारा नियंत्रित करते हुए आगे चलते हैं। तो उनका जो शरीर है वो डाली की भांति, शाखा की भांति झूमता रहता है। तो इस प्रकार यह हो जाएगा, बच्चे की चंचलता का, कोमलता का वर्णन किया गया है, दिशाओं की मस्ती का वर्णन किया गया है, और भाषा सरलता है, सरसता है, अनुप्रास अलंकार है। बच्चों की चंचलता को नए बिंबों के माध्यम से स्पष्ट किया गया, मतलब पेड़ डाली का, शाखा का वर्णन करते हुए बच्चे की गतिशीलता का कवि ने वर्णन किया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही शरीर, उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। लचीले बेग यानी डाल की भांति जब वो इधर उधर मंडराते, इधर उधर जब चलते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है पतंग उड़ाते वो छतों के खतरनाक कोने पर, किनारे पे एकदम पहुंच जाते हैं। अगर उसमें कोई चोक दे तो शायद गिर भी सकते हैं, लेकिन छतों के जब खतरनाक किनारे पे पहुंच जाते हैं तो गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनका नियंत्रण आकाश में उड़ने वाली पतंग कर रही होती है। पतंग उनका नियंत्रण कर रही होती है, इसके कारण वो खतरनाक किनारों से भी गिरने से
बच जाते हैं और उनके शरीर का जो रोमांच होता है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट उन्हें गिरने से बचाता है। और आकाश की जो धड़कती ऊंचाइयां, मतलब पतंग आकाश में उड़ते उड़ते और ऊपर और ऊंचाई को जो छूने के लिए आगे बढ़ता रहता है, यही ऊंचाइयां जो है, पूरा ध्यान जो है, बच्चे का ध्यान जो है उस पतंग की ऊंचाई में लगा रहता है और वो दोगुने उत्साह से पतंग उड़ाता रहता है। और इसी संदर्भ में कभी जो है बच्चों के द्वारा गलती नहीं हो पाती, यानी पतंग जो है बच्चे के शरीर का नियंत्रण करता है। उनके रोम छिद्र, क्या लिखा है, अपने रंध्रों के सहारे। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब एनर्जेटिक होते, उत्साहित होते हैं, तो उनके रोम छिद्र मतलब रोए जो होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो दुगने उत्साह के साथ कि हम मुझे पतंग काटनी है, अपनी पतंग को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो उनके रोम छिद्र जो है गदगद पुलकित हो जाते हैं। तो ऐसे संदर्भ में वो कभी गिरते नहीं है, ये पतंग उन्हें थाम करके रखती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पहली बात बताया कि वो छतों के खतरनाक किनारों से, पहली बात तो वो गिरते नहीं। क्यों? क्योंकि पतंग का रोमांच, उनके शरीर का जो रोमांच होता है, दोनों के साथ संबंध, एक साम्यता स्थापित होती है, जिसके कारण वो कभी गिरते नहीं है। यदा कदा अगर वो कभी गिर भी गए तो ऐसा नहीं कि गिरने के बाद वो पतंग उड़ाना छोड़ देते, नहीं, वो दोबारा उठ करके दुगने उत्साह के साथ, मतलब अगर आपके जीवन में एक बार निराशा आती है तो उसके बाद एक उजली किरण भी आती है। तो उसी प्रकार बच्चे जो है दोगुने उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि वो गिरते नहीं है, यदि कभी गिर भी जाते हैं तो उनके अंदर दोगुना उत्साह आ जाता है और वह निडर होकर, उनमें किसी प्रकार का डर नहीं होता, निडर होकर सुनहले सूरज का, जो सुनहला सूरज है, तो उस सूरज का वो सामना करते हैं। मतलब सूर्य की आंखों में आंखें डालकर, नजरों में नजरें डालकर कि देखो, मैं किसी प्रकार किसी से डरता नहीं हूं, मेरे लिए यह उपयुक्त माहौल है, मैं हर कठिन परिश्रम को पार करने के लिए मैं उपयुक्त हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि मेरे रास्ते में, क्या एक कविता की लाइन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जैसे नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से कितनी बार गिरती और फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी संदर्भ में कवि ने बताया कि वो सुनहले सूरज के सामने और ओजस्वी होकर के निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और पृथ्वी और तेज गति से घूमती हुई उनके पैरों के पास आ जाती है। तो यह इस प्रकार संपूर्ण कविता की, पतंग नामक कविता की यह व्याख्या थी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसमें लिख लेंगे कि कवि निराशा के बाद आशा की प्राप्ति, यानी भादों के बाद शरद ऋतु का आगमन का संदेश देते हैं। असफलता के बाद व्यक्ति और दोगुने उत्साह के साथ सफलता प्राप्त करता है। इसमें दिया तो है साधारण शब्दों, सरल शब्दों द्वारा महत्वपूर्ण संदेश की गंभीरता को दर्शाया गया है। यद्यपि जो शब्द का चयन किया गया बहुत ही सरल है, लेकिन जो इसकी गंभीरता है वो गंभीर, संदेश में जो कवि ने गंभीरता को बताने का प्रयास किया वो वाकई में बहुत ही गंभीर है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा में प्रवाहमयता है, पतंग का मानवीकरण किया गया है और ढेर सारे काव्यगत सौंदर्य आपको मिलेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस पे आधारित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को आप तैयार करने का प्रयास करें और जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो वो बुक से हल करिए या फिर आप पूछ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी इसमें प्रश्न उत्तर इससे बनते हैं आप उसको तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।